मालूमात हैं 18 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी साहब ने जो गुज़िश्ता अपने दौरा क्वेटा में एक सियासी बिसात बिछाई थी, उस सियासी बिसात में उन्हें कुछ मजीद पेशकदमी करते हुए वो कोई सरप्राइज 18 दिसंबर को बलूचिस्तान में बड़ा देने जा रहे हैं। आप मेंशन कर सकती हैं कि वो सरप्राइज क्या हो सकता है? देखिए, पीपल्स पार्टी सरप्राइजेस देती है और बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव सरप्राइजेस देती है और बिल्कुल मैं समझती हूँ सरप्राइज का अपना एक वक्त होता है। अपने मुकर्ररा वक्त पे जब सरप्राइज हो और जब लीडरशिप की जानिब से सरप्राइज दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि उसकी बात और होती है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे बलूचिस्तान की आवाज पीपल्स पार्टी बनती रही है हमेशा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने CPAC के मंसूबों से लेकर हर दौर में NFC अवार्ड्स की बात हो। हमारे साथ ही रहिएगा। हसन रजा पाशा साहब टेलीफोन लाइन पे कनेक्ट हो चुके हैं, कोई कनेक्टिविटी का इशू था। इससे पहले कि मैं पाशा साहब के पास जाऊं, नाज़रीन, मेरी मालूमात के मुताबिक मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने अपने गुज़िश्ता दौरा क्वेटा में जो सियासी बिसात बिछाई थी 18 दिसंबर को, वो तुर्बत जो कि एक कौमपरस्ती की सियासत का मरकज और मंबा समझा जाता है बलूचिस्तान में, वहां अपनी पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन करने जा रहे हैं और बड़ी तवील अरसे के बाद मकरान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कोई वर्कर्स कन्वेंशन करने जा रही है और वहां पर कुछ चंद एक से जायद सरप्राइजेज वो 18 दिसंबर को दे सकते हैं, ये मेरी मालूमात है। हसन रजा पाशा साहब, आपकी तरफ आऊंगा, जो कि बात मैं आपसे पहले करना चाह रहा था। इस वक्त जो भी इंतखाबात 8 फरवरी को होते हैं, उसके नतीजे में आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आती है? देखिए, इंतखाबात जब भी होते हैं वक्ती तौर पे तो थोड़ा बहुत शोर शराबा होगा, मुमकिन भी है, हो सकता है, जितनी के माजी करीब में कुछ टेंशन रही है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। लेकिन एट द एंड ये मैं समझता हूं कि ये बेटरमेंट की तरफ ही जाएंगे। कुछ हमारी जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, उसको बहरहाल अपने रवैयों को रिकंसिडर करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरफ मामलात को लेके जाना है। और यकीनन सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पे जो बात होनी है वो इकोनॉमी के हवाले से होनी है और उसकी स्टेबिलिटी। जब तक आपकी इकोनॉमी और उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, उस वक्त तक आपके जो पॉलिटिकल और ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी स्टेबिलिटी नहीं होनी। लेकिन पाशा साहब एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरूरी है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल, दोनों वाइस वर्सा है। इसको आप सेपरेट होके मत देखें। आप देखें कि आपके जो बैरूनी मालियाती इदारे हैं वो जमानत के लिए किसकी जमानत ले रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि ये हुकूमत खत्म होने वाली है, 16 माह इसकी टोटल मियाद है और वो कोई बड़ा फैसला नहीं करने जा रहे थे। इससे पीछे देखें तो जिस तरीके से तरीके इंसाफ ने कितनी मुश्किल से जमानतें इकट्ठी करके सऊदी अरब को बीच में डाला, UAE को डाला और फिर जाके IMF आपके साथ बैठने पे तैयार हुआ। चीज देखिए, जब आप 5 साल के लिए एक हुकूमत को बनाते हैं तो फिर वो बड़े फ्री होते हैं कि एक अगर वो लोन देते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक हो गया। नाज आपके सामने एक ये सवाल रखना चाहूंगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है। कल चाहे आप लोगों की गवर्नमेंट बने, PMLN की बने, या आपकी और PMLN की इत्तेहादी हुकूमत हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आप समझती हैं कि अगले इलेक्शन के फौरी बाद जो भी हुकूमत बनाए उसे एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग कॉल करना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो समझ बूझ की बात है, ये 2018 के इंतखाबात के बाद पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बातें कही कि मिलकर हमें पाकिस्तान को एक ट्रैक में लाने के लिए मईशत के ऊपर मिलकर काम करना पड़ेगा। ये हम सब का पाकिस्तान है। और ये वो नारा जब एक यंग लीडर ने आकर दिया तो मेरा ख्याल है जिन्होंने मुल्क में इंतशार और नफरत की सियासत के बीज बोए थे उन्हें अकल होनी चाहिए थी कि जो लोग जो है मुल्क में नफरत के बीज बो रहे हैं उसके नुकसानात होंगे, न सिर्फ आज बल्कि देर पा नुकसानात हैं। आज आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो नारा लेकर आगे निकले हैं कि हम सब का पाकिस्तान, उसका मकसद ये है कि आपस में एक दूसरे से नफरतें और डिविजन्स को खत्म करके हम एक बेहतर मुस्तकबिल और पाकिस्तान के एक बेहतर फ्यूचर के लिए हम मिलकर आगे बढ़े और अपनी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस को आगे लेकर आए। मुल्क के अंदर रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज
करना है, अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को किस तरह से इंप्रूव करना है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को किस तरह इंप्रूव करना है, अपनी इंडस्ट्रीज को किस तरह अपलिफ्ट करना है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसपे हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। और ये तब मुमकिन है जब हम एक दूसरे के रवादार हों, जब हम एक दूसरे से बात करने के काबिल हों, जब हम जमहूरियत के मुताबिक बैठकर एक दूसरे की मुखालिफत के बावजूद मुल्क के इंटरेस्ट के ऊपर एक इसके लिए नाज बलोच साहिबा पेशरफ तो सियासी लोगों ने ही करनी है। और नाजरीन, इस वक्त हमारी कोशिश थी कि आज के प्रोग्राम में मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी हमें ज्वाइन करें और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे, जैसे हमने आपको बताया कि 18 दिसंबर को मफाहिमत के बादशाह ने बलूचिस्तान में सरप्राइज देना है। इत्तलात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो अहम रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दूर होते जा रहे हैं। सरदार मेहताब अब्बासी हमें पहले नजर आ रहे थे KPK से, अब इत्तलात हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कोई सियासी फैसला करने जा रहे हैं। हमने बेसिकली मुस्तफा नवाज खोखर के सामने यह सवाल रखना था, उन्होंने हमारी प्रोग्राम में यह कहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को इस बात पे कायल करें कि एक नई सियासी जमात जरूरत है मुल्क की, चाहे इंतखाबात से कबल या इंतखाबात के बाद। तो हमने मुस्तफा नवाज खोखर के सामने यही सवाल रखना था कि क्या उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को कायल कर लिया है या उनसे कोई राब्ता हो चुका है। लेकिन चूंकि मुस्तफा नवाज खोखर किसी एंगेजमेंट में थे, उन्होंने हमें से कमिट किया था बात करने के लिए, लेकिन अब उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन आज 16 दिसंबर के दिन, चूंकि हम जब फॉल ऑफ ढाका और बांग्लादेश को याद करते हैं, तो इसके हवाले से बहुत से बयानिए मौजूद हैं। कई बयानियों में बहुत ज्यादा ये तनकीद की जाती है कि पाक फौज ने वहां सरेंडर किया था, लेकिन उस वक्त के जो फील्ड मार्शल हैं हिंदुस्तानी हुकूमत के 1971 में वहां पर थे, सीम मानिक, उन्होंने क्या कहा था इस सारी सूरत हाल के हवाले से, 16 दिसंबर के फॉल ऑफ ढाका के हवाले से। नाजरीन, भारतीय फौज के जो मानिक शाह हैं, उन्होंने कहा कि पाक फौज 1971 की जंग में बहादुरी के साथ लड़ी और उन्होंने ये बताया कि वो हिंदुस्तानी फौज की कमान कर रहे थे। BBC को इन्होंने ये इंटरव्यू दिया 16 दिसंबर 2020 को। उनसे पूछा गया कि 1971 की जंग इसलिए जीती कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत नाअहल थी, तो उनका यह जवाब था कि मशरिकी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी फौज निहायत बहादुरी से लड़ी। हालात पाक फौज के हक में नहीं थे क्योंकि वो अपने फौजी अड्डों से हजारों मील दूर थे। मशरिकी पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैनात हिंदुस्तानी फौजियों की तादाद मशरिकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौजियों की तादाद से कहीं ज्यादा थी। ये वो फील्ड मार्शल इंकशाफ कर रहे हैं जो कि उस वक्त इंडियन जो ऑपरेशन था वहां पर जो बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे। तो ये वो हकायक हैं जो आते हुए वक्त के साथ तारीख में खुलते जा रहे हैं और जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हमेशा रियासत पाकिस्तान या उसके इदारों या खासकर फौज के खिलाफ बनाने की कोशिश की जाती रही है। ये उनका जवाब है जो कि दुश्मन की जानिब से दिए जा रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रेंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।